हेलो क्लास नाइन्थ। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है पार्ट 2। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन फोर्स। बल को परिभाषित करें। डिफाइन फोर्स, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, उसको बताना है। तो आपका आंसर है इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। यह किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। उसे क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट। यह किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जो उस वस्तु में त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिस पर वह यह कार्य करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो हमारी फोर्स की एसआई यूनिट है उसे क्या कहा जाता है? न्यूटन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन को परिभाषित करें। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन में हमने किसके इक्वल आएगा? 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर कितना उत्पन्न करने वाला त्वरण। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है हमें व्हाट इज अ बैलेंस फोर्स? संतुलित बल क्या है? व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था को नहीं बदलते। तो इसमें व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट पर मोशन की जो है ऑब्जेक्ट का, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। तो यह ऐसा बलों को संतुलित बल कहते हैं जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल वस्तु को की विराम अवस्था या गति की अवस्था को नहीं बदलता। जब कोई भी बॉडी है उसकी जो हमारी क्या है? विराम अवस्था है या फिर हमारी मूवमेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टैंडिंग पे है तो वो स्टैंडिंग पे रहेगा, मूवमेंट पे है तो वो मूवमेंट पे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा उसकी पोजीशन में, उसकी शेप में। तो वो क्या होएगा? बैलेंस फोर्स है। आपने बुक में एक एग्जाम्पल में देखा है ना, एक ब्लॉक होता है, उस पर 2 चिल्ड्रन यहाँ से पुश कर रहे होते हैं, 2 चिल्ड्रन यहाँ से पुश कर रहे होते हैं, बट उसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये क्या हमारा बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स में क्या होता है? कोई चेंज नहीं आता हमारा शेप साइज इन सब में। तो ये क्या होता है? हमारा बैलेंस फोर्स। अब आता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, यानी कि घर्षण बल क्या है? द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वह बल जो हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है उसे क्या कहता है? घर्षण बल। जो बल को हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी कि अपोजिट में लगाया जाता है, हमेशा क्या होता है? अपोज करता है, रोकता है, मतलब अपोज करता है मोशन को, उसे क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्शिया, यानी कि जड़त्व क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था, और टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, यानी कि वो अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे हो या अपनी एक नॉर्मल पोजीशन पे हो, रेसिस्ट पोजीशन पे हो, और उसमें क्या है? कोई भी चेंज आए, विरोध करने पर, परिवर्तन करने पर उसमें कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इनर्शिया। द नेचुरल टेंडेंसी, एक प्राकृतिक क्या है हमारा नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की? resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia। किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी क्या आता है? चेंज आता है, परिवर्तन का विरोध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के लिए प्रथम नियम को बताइए।
ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस। कोई वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या रहेगा, सेम स्टेट पर रहेगा, रेस्ट पे और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या नहीं आएगा, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यूज अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति पर रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल या फिर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। तो कोई भी रेट ऑफ चेंज हो रहा मोमेंटम में किसी ऑब्जेक्ट के, वो हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा जो अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब भी उस पर कोई भी बल लगाया जा रहा है अनबैलेंस फोर्स, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसकी दिशा में डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंटम, संवेग क्या है। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास और उसकी वेलोसिटी। किसी भी वस्तु का संवेग क्या होता है, उसके द्रव्यमान और उसका वेग का जो गुणनफल होता है उसे उसका क्या बोला जाता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी, इसकी दिशा वेग के समान ही होती है। द डायरेक्शन एज दैट ऑफ अ वेलोसिटी, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी और इसकी यूनिट क्या है हमारी, किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो मोमेंटम आपको पता चल गया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ वेलोसिटी, उसे मोमेंटम कहा जाता है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया कि विदाउट अनबैलेंस फोर्स की कोई बॉडी में चेंज नहीं आता है। सेकेंड लॉ हमने पढ़ लिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई के। थर्ड लॉ आता है हमारा टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो प्रत्येक क्रिया होगी उसके प्रतिक्रिया ही क्या होगी, उसके विपरीत ही उसकी प्रतिक्रिया होगी। एंड दे एक्ट ऑन अ टू डिफरेंट बॉडीज, और वे दो अलग अलग पिंडों पर क्या करता है, करती है। एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, एवरी and equal and opposite reaction they act on a two different bodies। तो every action equal to the reaction, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है which will have more inertia, a body of mass 10 किलोग्राम और a body mass 20 किलोग्राम। तो a body of mass 20 किलोग्राम will have more inertia। तो हमारा मोमेंटम क्या होता था, हमारा मास इंटू वेलोसिटी होता था। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका इनर्शिया क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड। हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है, इनर्शिया उस कारक का नाम बताइए जिस पर पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी। तो इनर्शिया जो होता है ना बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है। बॉडी का वेट जितना होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इनर्शिया होगा। क्लियर। तो फैक्टर इन विच इनर्शिया इज डिपेंड, तो इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम टू फैक्टर वी डिटरमाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। किसी पिंड का संवेग निर्धारित करने वाले दो कारकों के नाम बताने। अभी हमने इनर्शिया के फैक्टर्स पढ़े थे, अब हम मोमेंटम के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम हमारा किस पर डिपेंड करता है। टू फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड इज मास एंड वेलोसिटी। तो दो कारक जिन पर हमारा मोमेंटम पिंड यानी कि संवेग निर्भर करता है वो होता है उसका द्रव्यमान और उसका वेग यानी कि उसका वेलोसिटी और मास। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग के सीधे अनुपातिक होता है, यानी कि वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। हम जितना मास बढ़ाएंगे वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी, मास को डिक्रीज करेंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम क्या होता है, फैक्टर्स उसके दो हैं, मास और वेलोसिटी। दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों को इंक्रीमेंट करने पर मोमेंटम इंक्रीमेंट करेगा और दोनों को डिक्रीज करने पर मोमेंटम डिक्रीज करेगा।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, व्हाट डिसाइड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर क्या निर्धारित करती है। जो संवेग में परिवर्तन आ रहा है वो क्या निर्धारित करेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा समानुपाती होती है। तो जो रेट हो रहा है हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस प्रोपोर्शनल होगा हमारा अनबैलेंस फोर्स के इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का क्या होगा, जो हमारा फोर्स लग रहा है अनबैलेंस फोर्स उसकी डायरेक्शन पर डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मोमेंटम किस पर डिसाइड करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारे पास। The diagram show a moving truck force A, B, C and D. Clear? अब एक चित्र दिखाया गया है आपको जिसमें क्या बताया गया है, ट्रक A, B, C और D कार्य कर रहे हैं। टाइप बताना है फोर्स का एक्टिंग ऑन अ ट्रक। ट्रक पर कार्य करने वाले बलों के प्रकार का नाम बताना है। अब हमारे पास डायरेक्शन A, B, C, D जो आपको पिक्चर में दिख रही है, A, B, C एंड लास्ट में D। तो द फोर्स ए बी सी डी एक्टिंग ऑन ए ट्रक। तो ए क्या है हमारा, ए आगे की तरफ जा रहा, तो ये हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स, चालक बल। बी हमारा क्या है, हमारा रिएक्टिंग फोर्स, प्रतिक्रिया हो रही है जो बल। सी हमारा क्या है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, अपोज कर रहा है वो उसको, तो वो हमारा क्या है, सी फ्रिक्शनल फोर्स। और डी हमारा क्या है, वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे में जा रहा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ओके क्लास, थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में।